Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 2nd of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 2 अगस्त 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है क्वेटा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे काम के टॉपिक हैं, प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल से। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर देख लिया है आज का, वेल एंड गुड। नहीं देखा है तो आपके सामने पेपर प्रेजेंट है, जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे, एडिटोरियल होंगे, साइंस एंड टेक की न्यूज़ या जितनी भी और भी इकॉनमी न्यूज़, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये वीडियो बाकी सब वीडियो से इसलिए डिफरेंट हो जाता है, रीज़न यह है क्योंकि हर एक आर्टिकल के बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मेक श्योर करना सभी लोग यहाँ पर उन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करें। कल बहुत सारे लोगों ने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आज भी वो टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो आपका इससे तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उसके अलावा आप मेमोरी को बूस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे तो इसका मतलब आपने वो सारी चीज़ें याद रखी हैं जो आपको पढ़ाया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में बड़ी सक्सेस दिलवा सकती हैं, जो ये छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आप लोग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, डेली प्रैक्टिस चलती है। तो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है जो भी पूरा टेस्ट होने वाला है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये सारे टॉपिक हैं, इसको अभी हम थोड़ी देर में लेंगे। जो बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये चर्चाओं में है, ठीक है। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी यहाँ पर टैरिफ इम्पोज कर दिया है, और लगभग आप कह सकते हैं कि बताया जा रहा है 70 देशों के ऊपर में ये टैरिफ लगाए गए हैं। इंडिया की क्या कंडीशन है, इंडिया अभी कुछ मामलों में बच गया है, वो भी हम लोग समझेंगे। बाकी इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखकर, वो भी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल थंबनेल में मेंशन कर दिए हैं, जितने थंबनेल में मेंशन किए हैं उससे भी ज़्यादा टॉपिक हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। आगे आते हैं और चलो शुरुआत कर लेते हैं मेजर हाईलाइट के साथ। जो सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, जिसमें हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहाँ पर है? पेज नंबर 10 पर, आज के न्यूज़पेपर डेली एडिशन में। तो दोस्तों, हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, अनाउंस किए जाते हैं। इस बार भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए फाइनली। ये 2025 के अवार्ड हैं, और ये इस बार यानी 2025 में जो ये इवेंट हुआ है, ये 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स है। पहली बात जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस अवार्ड में बताया जाता है कि बहुत सारी जो फिल्म्स है, क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड से आप समझ गए कि भाई यहाँ पर डायरेक्टर हो गया, ठीक है, म्यूज़िक मेकर, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इन सब चीज़ों के अलग अलग दायरों में अवार्ड दिया जाता है। बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो दोस्तों यहाँ पर हुआ है, इस इवेंट के अंदर में जो अवार्ड अनाउंस करे गए हैं, ये आपके वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला अवार्ड जो आपने ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा अवार्ड ये होता है बेस्ट फीचर्ड फिल्म का, कि बेस्ट फीचर्ड फिल्म का अवार्ड कौन सी पिक्चर को मिला है। तो ये मिला है 12th फेल को, ये ध्यान में रखना, वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट फिल्म और नेशनल वैल्यूज़ का अवार्ड मिला है सैम बहादुर को। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया है केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, इनको। उसके अलावा आप देखोगे बेस्ट मेल एक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, तो मेल एक्टर में शाहरुख खान को मिला है फॉर दी जवान मूवी। उसके अलावा विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, ठीक है, 12th फेल में आप देख पाओगे जो एक्टर हैं विक्रांत मैसी, इनको अवार्ड मिला। और 12th फेल जो मूवी है, इसको बेस्ट फीचर्ड फिल्म का अवार्ड मिला। फिर उसके अलावा जो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे करके यहाँ पर एक मूवी है, उसमें रानी मुखर्जी का रोल है, तो उसके लिए बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जब हम लोग देखते हैं तो गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को मिला। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड यहाँ पर मिला है पुक्कलम को, मलयालम में। फिर बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गिद्ध द स्कैवेंजर। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है बेबी। उसके अलावा पार्किंग एंड सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। कुछ इस प्रकार से ये बेस्ट स्क्रीन प्ले के अवार्ड्स हैं। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म में यहाँ पर ये है। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन में आप देख पाओगे ये है। ये सब याद रखने नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछे जाते। एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से क्या पूछ लिया जाएगा, तो या तो यहाँ पर बेस्ट फीचर्ड फिल्म पूछ ली जाएगी वन डे एग्जामिनेशन में, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे बेस्ट मेल एक्टर या बेस्ट फीमेल एक्टर।
ये तो जो आप नॉर्मल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें पूछा जाएगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी इतने आसान प्रश्न पूछता नहीं है। अगर हम लोग पिछले कुछ पेपर को देखें, वहाँ पे ना सीधा क्वेश्चन बनेगा नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स के बारे में। ये नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स है क्या? इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? हाँ, यहाँ पर ट्विस्ट है। यानी जो ये करंट अफेयर है, ये तो जो चर्चाओं में है वो तो है ही, लेकिन इस करंट को आपको स्टैटिक के साथ में लिंक करना होगा, तभी बात बनेगी, तभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। परेशान मत होइए, मैं आपको बताता चलूँगा। सारे नोट्स मैंने बनवाए हैं। तो ये तो हमने न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लिया जो भी खबर में चल रहा है। इतना तो आप भी पढ़ लोगे और समेट दोगे साथ में, है ना? लेकिन अब उसके बाद जो पढ़ना है वो है आपका बेसिक डिटेल्स। जैसे हम लोग यहाँ पर नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इन इन अवार्ड्स की जो शुरुआत है वो एग्ज़ैक्टली 1954 में होती है। ठीक है? फिर उसके बाद में जो फ़िल्म्स एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले 1953 में रिलीज़ हुई थी, उसके अवार्ड्स 1954 में दिए गए। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी भी वो चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों इसको स्टेट अवार्ड्स बोला जाता था, है ना? अब यहाँ पर देखोगे नेशनल फ़िल्म अवार्ड बोलते हैं। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप समझ ही चुके हैं कि हम लोग अपने देश के अंदर में जो सिनेमा है, सिनेमा के अंदर में जो एक्सीलेंस है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना। क्योंकि जितने ज़्यादा अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाएँगे, फ़िल्म्स को अवार्ड मिलेंगे, उतना ज़्यादा एक अच्छा फ़िल्म हम सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी के सामने देखने को मिलेगा। ठीक है? कुछ ऐसी फ़िल्म जो वाक़ई में सोसाइटी के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को यहाँ पर उठा रही हों, सोशल रेलेवेंट थीम्स को यहाँ पर दिखा रही हों। तो इस चीज़ के लिए अवार्ड दिया जाता है कि हाँ, इम्पोर्टेंट मुद्दे को दिखाया जाए। इंडिया का जो कल्चर डाइवर्सिटी है, भारत के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनको फ़िल्म के माध्यम से हम पूरे देश में दिखा सकते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ में कल्चरल कनेक्शन बन सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स दिया जाता है ताकि अच्छी फ़िल्म बनाई जा सकें। अब जब इन अवार्ड की बात करते हैं तो इन अवार्ड में 3 मेन सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला फीचर्ड फ़िल्म, जैसे मैंने आपको बताया, जो अभी के समय पर 12th फ़ेल को अवार्ड मिला है। ठीक है? फीचर्ड फ़िल्म का। फिर नॉन फीचर्ड फ़िल्म्स होती हैं जिसमें हमारी शॉर्ट फ़िल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं। फिर बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा में अवार्ड मिलता है जिसमें बुक्स या फिर क्रिटिक्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो 3 मेन सेक्शंस होते हैं इस अवार्ड के अंदर में। बाकी नेशनल फ़िल्म अवार्ड की जो एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ कौन करता है ना? इसमें कौन-कौन मेंबर्स होते हैं। और तो सबसे पहले आप लोग देखोगे जब इसकी रेगुलेशन की बात आती है, यानी कि नेशनल फ़िल्म अवार्ड को ऑर्गेनाइज़ करने की जब बात आती है, तो इनको मैनेज करने का काम डायरेक्टरेट ऑफ फ़िल्म फेस्टिवल का है। ठीक है? और 1973 से ये काम डायरेक्टरेट ऑफ फ़िल्म फेस्टिवल ही सँभाल रहा है। लेकिन ये डायरेक्टरेट भी दोस्तों एक मंत्रालय के अंदर आता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आप लोगों से प्रश्न बन जाए, ये नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स कौन से मंत्रालय के थ्रू एडमिनिस्टर हो रहा है? तो मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन पूछ लेगा कौन सा डायरेक्टरेट है? तो इसी मंत्रालय के अंदर में ये डायरेक्टरेट आता है, विच इज़ डायरेक्टरेट ऑफ फ़िल्म फेस्टिवल। ठीक है? अब ये डायरेक्टरेट ऑफ फ़िल्म फेस्टिवल है क्या? यहाँ से भी प्रीलिम्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, 1973 में शुरू की गई यहाँ पर इस बॉडी को। मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है ये आपको बता दिया। और इस डायरेक्टरेट ऑफ फ़िल्म फेस्टिवल का मेन पर्पज़ है इंडियन सिनेमा को प्रमोट करना, अपने कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर जाना, फ़िल्म्स के थ्रू यहाँ पर इसको प्रमोट करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। ठीक है? उसके अलावा ये जो डायरेक्टरेट है दोस्तों, ये भारत के अंदर नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स हो गया, इंडियन पैनोरामा हो गया या इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो गया, इन सब इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाने का काम इसी डायरेक्टरेट ऑफ फ़िल्म फेस्टिवल का है। ठीक है? क्लियर हो गया? बाकी हमारे देश के अंदर में जितना भी फ़िल्म प्रमोशन फंड होता है या इंडियन फ़िल्म्स को इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं इसी प्रकार के, उसमें प्रमोट करने का काम भी इसी डायरेक्टरेट ऑफ फ़िल्म फेस्टिवल का होता है। ठीक है? चलिए, बस इतना सा याद रखना है। आपने न्यूज़ पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, स्टैटिक से लिंक कर लिया। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले ही तैयार कर रहा हूँ। ये आपके सामने दोस्तों प्रश्न दिख रहा है, आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो फटाफट कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर लिख देना, जो भी आंसर होगा। ठीक है? ऐसा आपको हर एक आर्टिकल में मिलने वाले हैं ये प्रश्न। प्रश्न यह है, विद रेफरेंस टू नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन इंडिया। नेशनल फिल्म अवार्ड को लेकर आपके पास में ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो अवार्ड्स हैं इनकी शुरुआत की गई थी 1953 में, ताकि हम अपने सिनेमा के अंदर में एक एक्सीलेंस को प्रमोट कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट कहता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स को रेगुलेट करने का काम या जो एडमिनिस्टर करने का काम है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। फटाफट दोस्तों इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी पीडीएफ की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जो पीडीएफ आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ये बेसिकली एक मैगजीन टाइप से डेली बेसिस पे आपको करंट कंपाइल करके दिए जाते हैं, वो भी आर्टिकल के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती है। यानी आपको आर्टिकल पढ़ना है, आप जस्ट आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं अपने करंट अफेयर का, इससे संबंधित बैकग्राउंड डेटा पढ़ना है तो ये बैकग्राउंड डेटा भी आपका यहाँ पर ये सारा का सारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पीडीएफ्स आपको मिलते कहाँ पे हैं, और मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये मिलते हैं पेड ग्रुप के अंदर में। हमारे एक पेड ग्रुप का इनिशिएटिव है जिसको आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस ग्रुप के अंदर में आपको पता होना चाहिए जो फी पेमेंट है हमने बहुत मिनिमम रखा है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, जो नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट 3 ईयर से इसी चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखना हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ है, और ये जो आपका 499 खर्च होगा ना, खर्च क्या इन्वेस्ट होगा, ये तुरंत रिकवर भी हो जाएगा, क्योंकि सारा पुराना कंटेंट भी आपके हाथ में आ जाएगा और नया कंटेंट भी आपको रेगुलर बेसिस पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। चलिए फिर आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये कौन से पेज पर है, उसी फिल्म अवार्ड्स पर है, यानी पेज नंबर 10 पर ही। फिल्म अवार्ड्स हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद दो ये छोटे छोटे अलग अलग आर्टिकल हैं, दोनों हमारे स्पेस वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये आज के समय के हमारे इसरो के मेन चीफ हैं, जिनका नाम है वी नारायणन। तो अभी इनसे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस क्वेश्चन में हमारे PSLV C61 को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था। अब आपको पता होगा PSLV C61 रॉकेट के माध्यम से हमने इसी साल की बात है 18 मई 2025 को हम लोगों ने क्या किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजी थी अंतरिक्ष में। लेकिन ये मिशन फेल हो गया था, क्योंकि हमारे रॉकेट का जो 3rd स्टेज है वो फेल मार गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इस अनसक्सेसफुल मिशन या जो फेलियर यहाँ पर हुआ है उसका एनालिसिस किया गया, उसका रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास पहुँचाई जाएगी, उसको लेकर आर्टिकल है, अभी विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक मेजर अपडेट और है, जैसे अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमने एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया, यानी भारत का जो इसरो है उसके अलावा USA का नासा, ये दोनों की स्पेस एजेंसीज हैं, सरकारी स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर, आपको याद होगा दोस्तों, एक मिशन तैयार किया था जिसका नाम है निसार मिशन। अब निसार क्या है ये आप सभी लोगों को पता है, N से नासा, I से इसरो, फिर SAR से सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो हमने एक सैटेलाइट बना के लॉन्च किया 31st ऑफ जुलाई को, और ये फाइनल तरीके से यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। 30 जुलाई को लॉन्च किया था, फाइनल लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली। यहाँ पर जो निसार सैटेलाइट है वो हमने लोगों ने लॉन्च किया है। इस निसार सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या है, हमारे अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और अर्थ के इंपॉर्टेंट डेटा को शेयर करेगा। ठीक है, अर्थ के इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कोई डिजास्टर आ गया है उसके सारी जानकारी, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉनिटर करना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए डेटा हमें इस सैटेलाइट से हाई क्वालिटी के इमेजेस मिलने वाले हैं। बर्फ़ कहाँ कहाँ पे पिघल रही है, ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, ये सब जानकारी हमको मिलने वाली है। ठीक है, और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो निसार सैटेलाइट हमने लॉन्च की है, हमने कोलैबोरेट किया है USA के साथ में, तब लॉन्च हुआ है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट देखने को मिल जाएगा जिसमें 2 रडार हम लोगों ने यूज़ करे हैं। एक रडार इसरो ने दिया है, एक रडार नासा ने दिया है ना। तो निसार के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर रखा है, बहुत नोट्स बना रखे हैं, सब कुछ कवर कर रखा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये वाला टॉपिक कि आप इसको इस वाले टॉपिक के साथ लिंक कर सको, करंट न्यूज़ के साथ लिंक कर सको। निसार तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा कोलैबोरेशन साबित हुआ बिटवीन इसरो एंड नासा। जो अगला कोलैबोरेशन हो सकता है अमेरिका और इंडिया के बीच में, वो कोलैबोरेशन हो सकता है ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली एक इंटरनेट वाली सैटेलाइट है। ये क्या करेगी, ये सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे और अंतरिक्ष में से डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस हमको ये प्रोवाइड करवाएगा हमारे मोबाइल फ़ोन में। अभी मैं बताऊंगा सैटेलाइट का वर्क क्या होगा। तो अभी इसरो को अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों, इसरो को ये काम दिया जा रहा है कि इसरो इस वाली सैटेलाइट को खुद से लॉन्च करेगा, यानी भारत लॉन्च करेगा। वैसे अगर आप देखोगे तो ये ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने बनाई है, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल।
तो इन्होंने यहाँ पर इसको तैयार किया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा काम है सैटेलाइट का वो 3 से 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं, यानी कि मतलब एक आशा ये है कि इसरो को ये काम मिलेगा कि इसरो अपने रॉकेट से इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सके। तो बेसिकली नासा का जो ये निसार मिशन हुआ है, नासा इसरो का, इसके बाद ये दूसरा कोलैबोरेशन होगा जो सक्सेसफुल साबित हो सकता है। क्योंकि जो ये ब्लू बर्ड सैटेलाइट है इसको लॉन्च करना है हमें अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और याद रखना दोस्तों, इसमें हम अपने इसरो का सबसे भारी रॉकेट यूज़ करने वाले हैं। और वो कौन सा रॉकेट है? LVM-3, ठीक है। LVM-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट जो सबसे भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 35,000 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में ले जा सकता है, ठीक है। मतलब सन सिंक्रोनस नहीं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमारी पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर की दूरी पर इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। कहोगे वो तो GSLV Mark 3 है ना? हाँ, उसी GSLV Mark 3 को LVM-3 भी कहते हैं, पहले उसको GSLV Mark 3 कहते थे, ठीक है। तो ये जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है आखिरकार कितनी भारी है कि हमें अपना सबसे भारी रॉकेट यूज़ करना पड़ रहा है? तो बताया जा रहा है कि इस ब्लू बर्ड सैटेलाइट का जो टोटल वेट होने वाला है वो 6,500 किलोग्राम होने वाला है। मतलब आप इमेजिन करो, 6,500 किलोग्राम। तो इसको यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं तैयार किया जा रहा है। और पॉसिबिलिटी हम आशा लगाकर ये चल रहे हैं कि सितंबर में, अभी क्या चल रहा है अपना, अगस्त चल रहा है, तो सितंबर के महीने में ये सैटेलाइट हमारे पास आ जाएगी। और आने के बाद में यहाँ पर इसके ऊपर में काम शुरू हो जाएगा, यानी इसको हम लॉन्च कैसे करेंगे उस पर हम काम शुरू कर देंगे। और जो हमारे इसरो के चीफ नारायण साहब हैं ये मानते हैं कि देखो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया कि जैसे आज के समय पर भारत अमेरिका के संबंध है वो संबंध धीरे धीरे करके बेकार हो रहे हैं व्यापार के चक्कर में। जो ट्रंप ने ऑलरेडी अपने भद्दे स्टेटमेंट्स देकर व्यापार बेकार कर ही दिया है, आज के समय पर रिलेशंस ख़राब कर दिए हैं। तो ये कहते हैं कि ये, यानी कि इसरो के जो चीफ हैं ये बिलीव करते हैं कि जो भी है मामला वो ट्रेड वाले सेक्टर से अलग है और टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही रहेंगे। इंडिया ने यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है कि इंडिया जो है ये इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, तो शायद ट्रंप यहाँ पर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छीनने वाले और इसरो ही यहाँ पर इस सैटेलाइट को एग्जीक्यूट करेगा, लॉन्च करेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। प्रश्न आप लोगों से यहाँ से बन सकता है, दूसरा जो अपडेट यहाँ पर वी नारायण साहब ने दिया है वो है गगनयान मिशन को लेकर। आपको पता है गगनयान मिशन भारत का एक आने वाले समय का सबसे बड़ा मिशन होगा। हम पहली बार ये करने वाले हैं कि इंडिया के लगभग 3 लोगों को, 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे खुद से, पहली बार ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो तैयारी है 2027 तक होने वाली है गगनयान मिशन में। लेकिन 2027 में जब हम इन 3 लोगों को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे पहली बार, तो उसको पहचानने से पहले हमें बहुत सारे टेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है गगनयान मिशन का जो अभी फ्लाइट टेस्ट होने वाला है, टेस्टिंग, डेमो टेस्ट, वो डेमो टेस्ट एक बार 2025 में होगा जिसमें कोई इंसान नहीं भेजा जाएगा। फिर अगले साल 2026 में 2 और टेस्ट होंगे जिसमें अगेन कोई इंसान नहीं भेजा जाएगा। फिर सारे जब ये टेस्ट हो जाएंगे, बीच में हम एक रोबोट भी भेजने वाले हैं। जब ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जब हम यहाँ पर इंश्योर कर लेंगे कि सब कुछ सेफ है, तब फाइनली 2027 के अंदर में गगनयान मिशन के तहत कुछ भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। ये क्रूड मिशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा वेट करना है। तो जितने भी मेजर अपडेट होने वाले हैं वो अपडेट यहाँ पर हमारे इसरो के चीफ ने शेयर करे हैं। अब इस आर्टिकल से एग्जाम में क्या बनेगा? एक तो गगनयान मिशन, याद रखना गगनयान मिशन कौन सा मिशन है? ह्यूमन क्रूड मिशन, जिसमें हम अंतरिक्ष में कुछ लोगों को भेजेंगे, 3 भारतीय लोगों को भेजने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। बाकी यहाँ पर जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा, प्रश्न एग्जामिनेशन में बनेगा। तो ये रहा वो न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने आपको समझा दिया है पूरी खबर। लेकिन इस खबर से हटकर भी कुछ पढ़ना है और वो है आपके नोट्स तैयार करके चलना, ठीक है। अब नोट्स में ये कुछ बेसिक डेटा है जिसको ध्यान रख सकते हैं। ब्लू बर्ड क्या है दोस्तों? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी ने डेवलप किया है, जो मैंने आपको बता दिया। इस सैटेलाइट का पर्पस क्या है? क्योंकि प्रश्न बनेगा तो पर्पस बनेगा या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसका यह है कि ये डायरेक्ट टू डिवाइस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। यानी इस सैटेलाइट को सीधा हम यहाँ पर स्पेस में लॉन्च कर देंगे। स्पेस से सीधा ये हमारे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और स्मार्टफोन में सीधा जो इंटरनेट आ रहा होगा वो किसी टेलीकॉम कंपनी या किसी टावर से नहीं आ रहा होगा, सीधा यहाँ पर वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हमें अंतरिक्ष से दे रहा होगा। समझ रहे हैं? तो कहीं पर ये टावर में कोई डिसरप्शन आ गया, वायर टूट गया तो इंटरनेट चला जाता है, वैसी कोई समस्या होगी नहीं।
आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिल रहा है, तो कनेक्टिविटी तब भी बरकरार मिलती रहेगी। तो ये ब्लूबर्ड उस तरीके का सैटेलाइट है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें पूछी जा सकती हैं, जैसे यूएसए ने डेवलप किया है, यूएसए की कंपनी ने। इसका टोटल वेट मैंने आपको बताया 6500 किलोग्राम है। इसको लॉन्च करने की जिम्मेदारी भारत की है। भारत इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट से करने वाला है। ठीक है, ये पूरा लॉन्चिंग सिस्टम। और वो जो इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है वो LVM-3 है, जिसको हम GSLV Mark 3 के नाम से भी जानते हैं, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के हैं, यानी हमारे पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। अभी यहाँ पर इसका जो टाइमलाइन है, मतलब अभी तैयारी होगी। सैटेलाइट वैसे अभी सितंबर 2025 तक आ जाएगी, लेकिन इसका जो लॉन्च टाइम होने वाला है एक्सपेक्टेड है या तो 2025 के अंत तक या फिर 2026 तक। जब भी होगा, लॉन्च होगा, हमारे सामने खबरें पब्लिश हो जाएंगी। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही भारत और अमेरिका के बीच में निसार को लेकर एक कोलैबोरेशन हुआ। ये दूसरा बड़ा कोलैबोरेशन है जो आने वाले समय पर स्पेस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के मामले में इंडिया यूएस के संबंध को मजबूत कर सकता है। जो जो कह सकते हैं रिलेशंस है ना बिटवीन इसरो एंड नासा, उसको मजबूत कर सकता है। समझ गए? क्लियर हो गया। बाकी ये पुराने वाले मिशन के निसार के बारे में बात हो रही है। निसार के बारे में ऑलरेडी सारे डिस्कशंस हम लोग कर चुके हैं। अब यहीं पर दोस्तों सीधा आता है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के बारे में भी मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता चुका हूँ। गगनयान मिशन क्या है, लगभग यहाँ पर इसमें अलग अलग फेसेस में हम अपने भारतीय लोगों को अंतरिक्ष में पहुँचाने वाले हैं। जो पहला गगनयान मिशन का पहला स्टेप होने वाला है वो 1 दिसंबर 2025 में होगा, लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं होगा। सेकंड और थर्ड जो टेस्ट होगा ये 2026 में होगा। फिर फाइनली चौथे टेस्ट में हम सीधा इंडियंस को भेजेंगे अंतरिक्ष में लगभग 2027 में। तो ये समय लगेगा क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और स्पेस में थोड़े समय रुककर वापस से लैंड करेंगे पृथ्वी पर। ये हमने पहले नहीं किया है, इसको करना ज़रूरी है। इससे यहाँ पर भारत अलग अलग कंट्रीज़ जो ये काम कर चुकी हैं उस वाले ग्रुप में ऐड हो जाएगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो। इस ग्रुप में हम लोग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों इसी आर्टिकल के आधार पे आप लोगों को प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है और फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर अपना प्रेजेंट करो। प्रश्न क्या है? बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे यूपीएससी पूछता है। पहला प्रश्न भी वही था और दूसरा प्रश्न भी आपके सामने यही है। यहाँ पर ना क्या किया गया है, आपको एक पेयर बनाकर दिया गया है, उसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ये 4 जोड़े बनाकर दिए गए हैं, चारों जोड़े में से कौन से जोड़े करेक्टली मैच हैं। पहला कहता है ब्लूबर्ड सैटेलाइट, यानी एक तरफ यहाँ पर अलग अलग टर्म्स हैं, दूसरा यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन, क्या ये चीज़ इससे मिलती है या आपने बताना है। तो ब्लूबर्ड सैटेलाइट, क्या ब्लूबर्ड सैटेलाइट यूएस ऑरिजिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो LVM-3 से लॉन्च करेगा? पहला पेयर सही है या गलत है बताओ। दूसरा पेयर जो GSLV Mark 3 है, GSLV Mark 3 को नाम बदलकर इसका LVM-3 कर दिया गया है। ये हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। बताओ दूसरा पेयर सही है या गलत है। तीसरा पेयर कहता है निसार, ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है जो हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में किया है। तीसरा पेयर गलत है या सही है बताओ। चौथा पेयर कहता है गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल, इस गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे कुछ मेंबर्स को यानी कुछ लोगों को ये लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा। ठीक है, यानी स्पेस में लेकर जाएगा। तो बताओ यहाँ पर ये चारों में से कौन कौन से या कितने पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन तो आपके सामने ही प्रेजेंट हैं। ऑप्शन नंबर पहला कहता है 1, 2 एंड 4 सही है इसमें से, या फिर ऑप्शन नंबर भी 1 एंड 2 ओनली, या फिर यहाँ पर बाकी 2 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों। ऑप्शन सी कहता है 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3 एंड 4, चारों के चारों पेयर्स करेक्टली मैच हैं। तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो, कौन सा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इनमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच होते हैं। लिख दिया आंसर? लिख दो भाई आराम से। तब तक आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों आपके सामने जो प्रेजेंट है वो ये है। ठीक है, अब इसको मैंने इसलिए जूम कर दिया क्योंकि आंसर ना यहाँ पर है, इधर की साइड, बगल में दिख ना जाए। थोड़ी देर तो ना दिखे ना, थोड़ी देर बाद दिख जाए कोई बात नहीं। अभी फटाफट मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग वीडियो पॉज करके आंसर लिखते चलें। ठीक, चलिए अगला जो आर्टिकल है ये भी जस्ट इसी के बगल में है क्योंकि ये भी डिस्कस हो गया, बचा ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर में क्या मेंशन किया गया है कि मैंने बताया ना 18 मई 2025 में इसरो ने एक बड़ा मिशन लॉन्च किया था, एक सैटेलाइट लॉन्च की थी विच इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। ठीक है, ये क्या करती है सैटेलाइट, इसका भी मेन पर्पस ये था कि हमारे पृथ्वी को ऑब्जर्व करती, पृथ्वी का वेदर का डेटा है ना, पृथ्वी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको यहाँ पर वो हमको प्रोवाइड करवाती। हम अपने पृथ्वी को यानी स्पेशली अपने रीजन को एनालाइज कर पा रहे होते, अर्थ को ऑब्जर्व कर पा रहे होते। ठीक है, लेकिन जब ये सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया अपने रॉकेट के माध्यम से,
तो रॉकेट के अंदर में जो पीएसएलवी रॉकेट था, ध्यान रखना कौन सा रॉकेट, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो पीएसएलवी है रॉकेट है, जैसे अभी यहाँ पे देखोगे जो हम लोग यहाँ पर ब्लूबर्ड सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो जीएसएलवी से करेंगे, जीएसएलवी वो भी मार्क 3 वाले से करेंगे, जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जियोसिंक्रोनस हमारे सैटेलाइट्स को बहुत दूर लेकर जाता है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर में, है ना। जो पीएसएलवी है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सैटेलाइट्स हैं ये भारी सैटेलाइट को हमारे लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा पाता है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक पहुंचाना है, पीएसएलवी बढ़िया काम करता है। लेकिन पीएसएलवी हज़ारों किलोमीटर दूर भी लेकर जा सकता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, लेकिन वो हल्के सैटेलाइट्स को लेकर जा सकता है। कैपेबिलिटी पीएसएलवी के पास में भी है। हमारे इसरो का मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो स्पेशली यहाँ पर जिसका मेन पर्पस होता है हमारे पृथ्वी के जो पोल्स हैं, है ना, नॉर्थ पोल या ये साउथ पोल, तो इस वाले ऑर्बिट के ऊपर में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम करता है ये पीएसएलवी, विच इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पीएसएलवी का इस्तेमाल करके हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था 18 मई को। भाई यहाँ पर ये रॉकेट का जो थर्ड स्टेज है वो ख़राब हो गया, क्योंकि रॉकेट में पीएसएलवी में 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस मतलब जिसमें फ्यूल का यूज़ होता है, क्योंकि वही फ्यूल यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है उस रॉकेट को पुश करता है आगे। वो फ्यूल जलेगा, रॉकेट ऊपर जाएगा। तो थर्ड स्टेज यहाँ पर उसकी बेकार हो गई। जैसी थर्ड स्टेज बेकार हुई दोस्तों, यहाँ पर रॉकेट डिसमेंटल हो गया, ठीक है। अब उसको पावर नहीं मिल पाई, तो यह सक्सेसफुली हम लोग ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च ही नहीं कर पाए। समस्या ये हो गई, क्योंकि ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको हमें सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करना था। अब ये कौन सा ऑर्बिट है? जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ये हमारे पृथ्वी से लगभग 600 से 800 किलोमीटर दूरी पर होता है, ध्यान रखिएगा, 600 से 800 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली इसको लॉन्च नहीं कर पाए, इस बात को ध्यान में रखना है। ये फेलियर हो गया। अब फेलियर हो गया तो फेलियर की रिपोर्ट तैयार करी गई। तो जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को जल्दी सबमिट करने वाले हैं, जिसके बाद ये सारी डिटेल्स अपने पास में आएंगी। तो वी नारायण साहब कहते हैं मैं रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ये कोई जानकारी दे नहीं सकता। तो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, उसके बाद मीडिया में सारी जानकारी आ जाएगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई। चलिए अब आगे आते हैं। ये तो आपने न्यूज़ आर्टिकल सुन लिया, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया जो भी खबरों में चल रहा था, लेकिन वो केवल करंट अफेयर है। नाउ अब इस करंट अफेयर को अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक कीजिए। वो क्या है? वो यहाँ पर है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। तो ये जो मिशन था हमारा, मैंने आपको बताया पीएसएलवी C61 से लॉन्च किया था हमने। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की थी, 09 करके वो सैटेलाइट थी। इस सैटेलाइट को लॉन्च हमने कहाँ पे करना था? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पर। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा होता है? ये वाला ऑर्बिट जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है 600 से 800 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमारा 35,800 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूर ज़रूर है, लेकिन जो पीएसएलवी है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमारे सैटेलाइट को पास भी लॉन्च कर सकता है, दूर लॉन्च करने की भी ताकत इसके पास में है। लेकिन जब दूर ले जाएगा तो हल्की सैटेलाइट को ले जाता है, ये भारी सैटेलाइट को नहीं ले जाता है, समझ गए। लेकिन जो जीएसएलवी है, जीएसएलवी भारी से भारी सैटेलाइट 6,000 6,500 किलोग्राम की सैटेलाइट को यहाँ पर लेकर जा सकता है, वो भी 35,000 किलोमीटर की दूरी। बस ये डिफरेंस है कि पेलोड हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है तो जीएसएलवी, हल्की सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो पीएसएलवी का यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसका आउटकम क्या निकला था? जो मिशन हमने 18 मई को लॉन्च किया था, आउटकम ये था मिशन फेल हो गया था, क्योंकि रॉकेट में तीसरा स्टेज जो है वो ख़राब हो गया था, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया इसके बारे में, ठीक है। अब फेलियर एनालिसिस कर लेते हैं। मैं इसलिए जूम कर रहा हूँ क्योंकि बगल में क्वेश्चन चल रहा है, इसका आंसर मैं नहीं चाहता आप देखें और मतलब खुद से रिजॉल्व करें इसका क्वेश्चन का आंसर, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो एनालिसिस स्ट्रक्चर की, एनालिसिस स्टेटस की जब बात करते हैं तो कंप्लीट फेलियर हुआ। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाई गई। उसने यहाँ पर ये बोला कि देखो एक छोटा सा इशू था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। पीएसएलवी ने अपना काम बढ़िया किया, दूसरे स्टेज तक काम बढ़िया चल रहा था, क्योंकि जो हमारा रॉकेट होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसे यहाँ पर स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज, पहला फ्यूल यहाँ पर जल गया, स्टेज खुल जाता है, ये हिस्सा खुलकर गिर जाता है रॉकेट का। फिर दूसरा हिस्सा खुलकर गिर जाता है, तीसरा हिस्सा खुलकर गिर जाएगा, बचेगा ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर लास्ट स्टेज जाकर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर देता है। थर्ड स्टेज फेलियर मार गया। जब थर्ड स्टेज फेलियर मार गया तो सही से यहाँ पर जो हमारा वर्क है वो नहीं हो पाया, समझ गए। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सैटेलाइट अपने जहाँ पे जिस ऑर्बिट में हमने लॉन्च करना था उस ऑर्बिट में नहीं हो पाया। अब यहीं पर दोस्तों पीएसएलवी के बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता क्या है सर। ये वर्क हॉर्स है, और सबसे मैंने आपको बताया ना, इसरो का एक सक्सेसफुल जो रॉकेट है वो यही पीएसएलवी रॉकेट है। इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। हमने आज तक सबसे ज़्यादा मिशन पीएसएलवी से ही लॉन्च करे हैं।
पीएसएलवी की उड़ान यानी इस रॉकेट की उड़ान सबसे पहले 1993 में करी गई थी और अभी तक 50 से ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च इसरो कर चुका है। पीएसएलवी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, कुछ कुछ केसेस हो जाते हैं ऐसे, जैसे ये अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला केस हुआ, यानी इसी सैटेलाइट वाला केस हुआ, लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं, ये रेयर अकरेंस है, याद रखना, बहुत रेयरली होता है। लेकिन अब फिलहाल जो हो गया हो गया। अब आगे तैयारी कर रहे हैं कि ताकि कोई भी यहाँ पर ऐसी गलती ना हो। बाकी दूसरा प्रश्न आप लोगों से बन सकता है कि रिसेंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट चर्चाओं में था, ये क्या है? तो नाम तो पता है आपको, अर्थ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये ऑब्जर्व करता क्या? अगर ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर हम लॉन्च कर देते तो ये करता क्या? पृथ्वी पर हमारे खेतों का डेटा देता, हमारे जंगलों का डेटा देता, जंगलों को एनालाइज करता, कोई डिजास्टर आ रहा है उसके मैनेजमेंट को लेकर तैयारी होती, शहर की प्लानिंग को लेकर यहाँ पर ये डेटा शेयर करता। तो इसलिए हम लोगों ने ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को तैयार किया हुआ है। अब ये जो फेलियर हुआ है, ये फेलियर हमारे लिए मैटर क्यों करता है? फेलियर इसलिए मैटर करता है क्योंकि इसरो को हम ये कहते हैं कि इसरो सस्ते दाम में यानी कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। अगर इसरो का नासा जैसा बजट होता तो पता नहीं हम कहाँ होते आज के समय पर। वो तो बजट इसरो का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, या हम उतना बजट नहीं दे पाते इसरो को, वो एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है रेपुटेशन रिस्क, क्योंकि अभी तक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने एक बड़ी रेपुटेशन सेट की है कि भाई इंडिया का सक्सेसफुल रॉकेट है, 50 से ज़्यादा लॉन्चेस कर रहे हैं बिना फेलियर के। तो रेपुटेशन थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो जाता है एक केस की वजह से, वो भी रेयर अकरेंस है, मैंने आपको बताया रेयरली होता है। कई बार यहाँ पर टेक्नोलॉजी लर्निंग को लेकर आज हमें समझ में आता है छोटा फेलियर भी, क्योंकि अभी इस वाले केस में भी एक छोटा सा फेलियर हुआ था, तो छोटा फेलियर भी यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर इसरो को अपना जो मिशन है उसको रिव्यू करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये फेलियर मैटर करता है ताकि हम लोग इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकें अच्छी तरीके से। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहीं पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है यूपीएससी का, आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है ना, उसी के आधार पे यहाँ पर ये प्रश्न है, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुका है। पीएसएलवी को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है पीएसएलवी जो है ये कैपेबल है ऑफ प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन बोथ, ये लो अर्थ ऑर्बिट में भी और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी, दोनों जगह पर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की ताकत रखता है पीएसएलवी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो पीएसएलवी C61 मिशन था ये फेल हो गया था क्योंकि उसकी सैटेलाइट में परेशानी हो गई थी। वो जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट ही मेल फंक्शन कर गया, सैटेलाइट ही खराब हो गया, इसलिए पीएसएलवी C61 मिशन फेल हो गया, जो अभी मिशन हम लोगों ने पढ़ा है। तो याद करो क्या चीज़ें हुई हैं दोस्तों, और अच्छे से लॉजिक लगाकर यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर दो। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट इसका आंसर दो, तब तक बढ़ते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। मैं आंसर नहीं शेयर करने वाला, मैं चाहता हूँ आप ऑनेस्टी के साथ में ये सारे आंसर्स दें। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया यूएस से लेकर जितनी भी अपडेट आज न्यूज़पेपर पर पब्लिश हुई है वो सारी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आज अखबार में इंडिया और अमेरिका के संबंध से रिलेटेड 4 से 5 अपडेट हैं अलग अलग पेजों पे, एक साथ पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है आईमैक कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, ये भी यहाँ पर यूएस से रिलेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें समझना होगा ये आईमैक के बारे में, इसलिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रक्चर समझाता हूँ। सबसे पहले आज आप लोगों ने ये वाला आर्टिकल देखा होगा स्टार्टिंग में पेज नंबर 1 पे। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले कुछ समय से लगातार दुनिया भर को कह रहे हैं टैरिफ टैरिफ टैरिफ, टैक्स लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, लगा दिया टैक्स। इन्होंने इम्पोज कर दिया है टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द डजन ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। लगभग 70 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर में टैक्स इम्पोज किया जा रहा है आज के समय पर, यह बताया जा रहा है। और इसमें कनाडा भी है, बिल्कुल अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा। कनाडा पे तो भारी टैक्स लगाए हैं। कनाडा नाराज़ हो चुका है, यूएसए कनाडा के रिलेशंस यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं। ब्राज़ील के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया है, इंडिया पे टैक्स लग चुका है 25% टैरिफ, ताइवान पे लग चुका है टैक्स। ठीक है, आप देखोगे ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, यानी इन टैक्स को लागू किया जाए, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया गया प्रेसिडेंट की साइड से, डोनाल्ड ट्रंप की साइड से। और यहाँ पर कनाडा के ऊपर में 35% टैक्स लगाया गया, 35%। और इमेजिन करो ब्राज़ील के ऊपर 50% टैक्स, इंडिया के ऊपर 25% टैक्स, ताइवान के ऊपर, इवन ताइवान जो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ताइवान को नहीं छोड़ा गया, 20% टैक्स ताइवान के ऊपर है। और जितने भी स्विस प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 39% टैक्स इम्पोज कर दिया है। ट्रंप कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो तीसरे देश से होकर यूएसए में आते हैं, यूएसए को घाटा होता है, तो व्यापार में जहाँ पर भी अमेरिका को घाटा होगा अमेरिका टैक्स लगाएगा, लगा दिया उसने।
अब क्वेश्चन यह है कि इंडिया वाला क्या केस है। यूएस ने यहाँ पर ये बोला कि देखो, यूएस क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया अपने मार्केट्स को ज़्यादा ओपन करे। अमेरिका इस समय ये चाहता है कि जो अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ का दूध दही जो भी चीज़ें, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस, व्हीट, एथेनॉल, फ्रूट, नट्स, ये सब कुछ हमको बेचना चाहता है। लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमको है ही नहीं, ये सब चीज़ें तो हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। भाई डेयरी के मामले में वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क, तो फिर हम यहाँ पर क्यों परचेस करें, है ना। चाहे आप पोल्ट्री देख लो, कॉर्न, सोयाबीन, राइस, व्हीट, एथेनॉल, फ्रूट, नट्स, ये सब चीज़ें इंडिया में हैं भरपूर। ये चाहते हैं मार्केट को खोला जाए, इंडिया ज़बरदस्ती मार्केट को खोले। अगर इंडिया मार्केट अपना ओपन कर देता है इन सब इंडस्ट्रीज़ में, तो होगा क्या, हमारे खुद के डोमेस्टिक मार्केट सेट होंगे। हमारा डेयरी सेक्टर का क्या होगा, हमारा सोयाबीन, राइस, व्हीट जो हम ये ग्रो कर रहे हैं उसका क्या होगा। वो सब इंडस्ट्रीज़, फार्मर्स की इनकम को क्या हम डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या, यूएसए से ये परचेज करके अपने पास में होने के बावजूद भी। ये प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में जब इंडिया बात मानेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाता है बीच में ईगो। लो भाई 25% टैरिफ, ये लो टैक्स। अगर इंडिया कोई सामान अमेरिका को बेचेगा तो अमेरिका 25% टैक्स लगा देगा, जो लगा भी दिया। फिर उसके बाद कहोगे सर उसका क्या हुआ, जो अभी यहाँ पर ट्रंप ने ये बोला था कि इंडिया के ऊपर में टैक्स तो लगेगा, लेकिन इंडिया रशिया से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है, ऑयल परचेज कर रहा है, उसके लिए इंडिया पे एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी, उसका क्या है। तो दोस्तों अभी के लिए ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे टैक्स को रोका गया है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर छोड़ दिया गया है टैक्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा किस किस चीज़ के ऊपर छूट दी है अमेरिका ने कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर छूट दी, आपको हंसी आएगी। अभी वो मैटर क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। जो अभी टैक्स का स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे ज़्यादा टैक्स लगा है दोस्तों ब्राज़ील पे, दूसरा सबसे ज़्यादा टैक्स लगा है कनाडा पे, फिर उसके कनाडा पे 35%, ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा टैक्स लगा है स्विट्ज़रलैंड पर, फिर उसके बाद चाइना पे कितना लगा है 30% टैरिफ, साउथ अफ्रीका पे 30% टैरिफ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया पे 25%, मैक्सिको पे 25%, ये जो प्लस लगा है ना इंडिया पे, पेनल्टी भी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे 20% या टैरिफ वियतनाम के ऊपर में, 19% इंडोनेशिया, 15% यूरोपियन यूनियन भी गया, 10% रशिया एंड 10% सिंगापुर। इन सब के ऊपर में टैरिफ्स इम्पोज कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर हुआ। और अब इसी से रिलेटेड जो अपडेट है दोस्तों वो पेज नंबर 8 पर है, जो मैंने अभी आपको समझाया टैरिफ वाला केस, इससे रिलेटेड अपडेट आपका पेज नंबर 8 पर है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट क्या है कि इंडिया जो भी सामान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उस पर टैक्स लगा दिया गया है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जिस पे छूट दी गई है। मतलब छूट किस प्रकार की मिली है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, भैया बहुत सारी दवाइयाँ भारत बनाकर अमेरिका को बेचता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अमेरिका को बेचा जाता है, ये सब इस 25% वाले टैक्स वाले सेक्शन से हटा दिया गया है। और उसके बाद पता है किस किस चीज़ पे छूट मिली है, ये रही वो पूरी लिस्ट। आप देखोगे कि भाई जो ये 25% टैरिफ लग रहा है भारत के सामान के ऊपर में, वो सारा सामान जो यूएस में जा रहा है, इसमें एक्सक्लूजन लिस्ट है, यानी ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर में ये टैक्स नहीं लगने वाला। वो कौन कौन सा आइटम है, उसमें आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, दवाइयाँ हो गई, टैबलेट्स, इंजेक्टेबल, सिरप वगैरह, ठीक है। सस्ता बनाता है भारत तो अमेरिका उसको परचेस करेगा, उस पर नहीं लगा रहा है टैरिफ, ठीक है, वो सस्ता रहेगा यूएसए में। उसके अलावा कुछ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, देन उसके बाद स्मार्टफोन, एसएसडी, कंप्यूटर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या है, इंडिया बहुत सारा कच्चा तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। तो क्रूड ऑयल हो गया, एलएनजी हो गया, रिफाइंड फ्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जेम्पशन में रखी गई हैं, एक्सक्लूजन में रखी गई हैं। इनके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं किया जा रहा है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पर प्रेसिडेंट की साइड से आया है, डोनाल्ड ट्रंप की साइड से, उसमें कहीं पर भी ये नहीं मेंशन किया गया कि इंडिया पे पेनल्टी भी लगाई जा रही है। यानी क्योंकि ट्रंप तो ये कह रहे थे ना कि भारत रशिया से व्यापार कर रहा है मना करने के बाद भी, तो इसलिए हम इंडिया पे पेनल्टीज़ लगाएंगे, लेकिन पेनल्टीज़ के बारे में कहीं पर भी मेंशन ही नहीं किया गया इस ऑर्डर में। क्योंकि अमेरिका तो ये कहता है, ऑफिशियल डेटा ये शेयर करता है कि एक समय पर इंडिया ना, एक समय पर यानी रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, ये कब हुआ, 2021-2022 में यहाँ पर ये वॉर होता है। तो रशिया यूक्रेन के युद्ध से पहले जो रशिया यूक्रेन के युद्ध से पहले भारत जो रशिया से कच्चा तेल परचेज करता था वो केवल 0.2% था। लेकिन रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में क्या हुआ, अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया के ऊपर दबाकर सैंक्शन लगा दिए, हज़ारों सैंक्शंस लगा दिए। अब रशिया ने यहाँ पर क्या किया, अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए, क्योंकि रशिया के पास बहुत सारा कच्चा तेल, नेचुरल गैस है, तो रशिया ने डिस्काउंट में ये तेल बेचना शुरू कर दिया। और इंडिया के पास में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, भारत ने तेल परचेज करना शुरू कर दिया।
तो भाई एक समय था जहां पर हम रशिया से 0.2% कच्चा तेल परचेज करते थे। अमेरिका कहता है कि अब रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद में इंडिया अपना 35 से 40% कच्चे तेल का इंपोर्ट केवल रशिया से कर रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है। ऑफिशियल डेटा ये कह रहा है कि इंडिया, अगर आप लोग देखोगे तो यही ना, क्योंकि कच्चा तेल रशिया से आ रहा है भारत में। अब वो कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं, तो रिफाइन करने के बाद में बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं भाई, डीजल, पेट्रोल, ये सब बनता है। यूएसए कहता है कि इंडिया ने 2024-25 में 4.86 मिलियन टन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। तो अमेरिका को भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है $4 बिलियन से ज़्यादा का ये पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली कहीं ना कहीं रशिया का तेल ही हमने उठाकर यूएसए को बेच दिया। ठीक है, तो इस जिसमें सबसे बड़ा केस है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। जो फ्यूल हम अमेरिका को दे रहे हैं उसमें रिलायंस की साइड से जाता है, क्योंकि रिलायंस रिफाइनरीज के लिए जाना जाता है। तो जो तेल आता है उसको रिफाइन जो करते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज उसमें मैसिव लेवल पर वर्क करती है। तो ये अमेरिका कहता है कि चलो अब भी हम लोग टैक्स नहीं लगा रहे। बाद में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसमें यह भी नहीं बोला गया कि हाँ रशिया से जो व्यापार कर रहा है भारत उसके लिए हम पेनल्टीज़ लगाएंगे। तो वो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर साइन हुआ है अभी, तो उसमें इंडिया पे पेनल्टीज़ वगैरह कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए, इंडिया की कंपनी जैसे रिलायंस वगैरह हैं, इनके लिए कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते ट्रंप के दिमाग को। कल आएंगे ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ भी मेंशन कर देंगे। तो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भले ही अभी उन्होंने कोई पेनल्टी ना लगाई हो, लेकिन अभी के लिए हमें कुछ नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होगा। कल कह दें कि यहाँ पर पेनल्टीज़ लग रही हैं अब, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि करंट समय पर अगर आप देखोगे सिचुएशन इंडिया के लिए कच्चे तेल के मामले में पूरी तरह से बदल चुकी है। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। कहोगे इतना फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हुआ 2022 में रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया फरवरी के महीने में। उससे पहले देखोगे तो इंडिया जो अपना कच्चा तेल सबसे ज़्यादा खरीदता था, जैसे पेट्रोल या डीजल हम लोग बना रहे हैं, वो कच्चा तेल हम लोग मिडिल ईस्ट से ज़्यादा परचेस करते थे, इराक, सऊदी अरेबिया से परचेस करते थे। लेकिन इस वॉर के बाद में रशिया ने डिस्काउंट में तेल देना शुरू कर दिया भारत को, और इंडिया ने लगातार रशिया से तेल परचेस करना शुरू किया। और भारत आज के समय पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का इंपोर्टर है। पहले पे चाइना, यूएसए आ जाते हैं पहले, दूसरे पे, फिर उसके बाद थर्ड सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया है। और इंडिया ने अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत को रशिया से पूरा किया है। तो रशिया को हमने आज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है कच्चे तेल के मामले में कि आज इराक से तेल परचेज हम नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हैं, लेकिन इराक, सऊदी अरेबिया जो पहले नंबर 1 पे हुआ करते थे या पीछे हो चुके हैं। बीच में रशिया ने इराक को ओवरटेक कर दिया, सऊदी अरेबिया को ओवरटेक कर दिया। आज इंडिया का नंबर 1 सप्लायर, मतलब जब ये सप्लाई हो रही थी रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पे रशिया इंडिया का नंबर 1 सप्लायर बन चुका था कच्चे तेल का, इराक, सऊदी अरेबिया को छोड़कर। और इस महीने की बात करेंगे, अभी जो हमारा जुलाई का महीना है, इसमें भी रशिया ने 36% अपना कच्चा तेल, मतलब कह सकते हैं ये कच्चा तेल 36% के आसपास रशिया से आया है, जो बेसिकली भारत में पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट हुआ है। तो पेट्रोल के मामले में रशिया आज के समय पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री भारत के लिए बन चुका है, ध्यान रखना। तो जो भी ऑर्डर्स अभी यहाँ पर साइन हुए हैं, इसमें एक्सक्लूजन रखा गया है। भारत जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूएसए को देगा उस पर यूएसए टैरिफ नहीं लगाएगा। भारत का जो भी दवाइयों का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इन पर टैरिफ नहीं लगाएगा। बचे कुछ आइटम जो टैरिफ लगाएंगे देख लेंगे। तो अभी एनालिस्ट अभी तक के लिए ये कह रहे हैं इंडिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन कल कुछ बदल जाता है, कुछ और डिसीजन लिया जाता है यूएसए की साइड से, तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ सकता है। अभी के लिए कोई इंपैक्ट नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पर पता है ना, ऐसा आप अचानक से नहीं कर सकते। वो भी यहाँ पर भारत कोई छोटी मोटी इकॉनमी नहीं है, बहुत बड़ी इकॉनमी। और दूसरी बात, जैसा इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ता चले जा रहा है, उस इंपॉर्टेंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी यूएसए को बहुत सारे डिफेंस आइटम्स परचेज करने हैं, सॉरी हमें बेचने हैं। F-35 फाइटर जेट बेचना है भारत को। अभी भारत यहाँ पर खैर अभी परचेज कर नहीं रहा है, डिसीजन ऑब्वियस ही बात है, रोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ आप पता है देखेंगे, ये आर्टिकल है, जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसी के नीचे ये आर्टिकल प्रेजेंट है। इस आर्टिकल में बात हो रही है एक कॉरिडोर के बारे में, विच इज़ आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर मैसिव, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रशिया का अमेरिका का जो सबसे बड़ा टारगेट है, इंडिया से भी बड़ा टारगेट, वो है चाइना। क्योंकि चाइना यहाँ पर जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, यूएसए को डर है, एक नेक्स्ट सुपर पावर की लड़ाई बिटवीन चाइना एंड यूएस होगा। तो चाइना को यहाँ पर कमज़ोर बनाने के लिए आज चाहिए हमें एक कॉरिडोर।
एक बहुत बड़ा कॉरिडोर, क्योंकि चाइना ने क्या किया है, अलग अलग कंट्रीज़ को अपने कब्जे में कर रखा है पैसा देकर। जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, बहुत सारा पैसा देके उनको उधार में फंसा लिया और उनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना लिया, है ना, अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट में चाइना के बीआरआई को, जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको टक्कर देने के लिए हमने 2023 से, क्योंकि 2023 में G20 का समिट हुआ था और 2023 का G20 का समिट हमारे लिए स्पेशल था। हमारे लिए क्यों स्पेशल था? हमारे लिए इसलिए स्पेशल था क्योंकि वो समिट इंडिया में हुआ था 2023 का। और इस समिट में दोस्तों एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था आईमैक कॉरिडोर का, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, एक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पर हम अपने दुनिया के 3 मेजर हिस्सों को जोड़ने की बात कर रहे थे। और इन 3 हिस्सों को जोड़ दिया जाता तो बहुत ज़्यादा व्यापार होता। इसको यूएसए सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यूएसए भी चाहता है चाइना को ओवरटेक किया जाए। आईमैक कॉरिडोर कहीं ना कहीं चाइना को दबाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, रशिया को दबाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज जितने भी कॉरिडोर हैं उनमें चाइना का रोल है। ये कॉरिडोर ऐसा बन जाएगा जिसमें चाइना रशिया का कोई रोल नहीं होगा। तो इस पे भी अभी विचार करना ज़रूरी है। तो एकदम से टैक्स तो आप इम्पोज करेंगे नहीं, क्योंकि जो ये 25% टैक्स लगाने की जो यहाँ पर बात चल रही है, ट्रेड को लेकर विवाद हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक मोस्ट सीनियर पॉइंट पर्सन है जिनका नाम है रिकी गिल। ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप के मोस्ट सीनियर पॉइंट पर्सन हैं ये इंडिया आने वाले हैं अगले सप्ताह। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग होने वाली है दोस्तों हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर मीटिंग होगी। हमने जो भी आईमैक कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस आईमैक कॉरिडोर के जितना भी देश हिस्सा हैं, जितने भी देश इसके मेंबर हैं, उन सबको इन्वाइट किया गया है। तो अभी 2 अगस्त है, तो 5 या 6 अगस्त को बड़ी मीटिंग होगी जिसमें यहाँ पर रिकी गिल भी प्रेजेंट होंगे। रिकी गिल यूएस के नेशनल काउंसिल सीनियर डायरेक्टर हैं, ठीक है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो सोलली आईमैक कॉरिडोर को लेकर होगा। आईमैक कॉरिडोर जिसकी जो चर्चा है या जिसका जो शुरुआत है, जो ओरिजिन है कि आईमैक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये बात हुई थी 2023 में, लेकिन 2025 आ चुका है, आईमैक कॉरिडोर पे कोई भी काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस कॉरिडोर में इजराइल भी एक हिस्सा है, लेकिन इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में जो 7 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद इजराइल ने लगातार बॉम्बार्डमेंट किया है गाज़ा का, जिसमें गाज़ा पट्टी में 60,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो इजराइल इस कॉरिडोर का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्योंकि यूएई भी हिस्सा है, सऊदी अरेबिया भी हिस्सा है। तो ये बात नहीं बन पा रही थी 7 अक्टूबर के बाद, इस अटैक होने के बाद। तो आईमैक प्रोजेक्ट तब से रुक चुका है आज के समय पर। तो अब बोला जा रहा है कि बड़ी मीटिंग होने वाली है 5 या 6 अगस्त को। तो जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके बाद फाइनली यहाँ पे कुछ नया अपडेट आएगा आईमैक कॉरिडोर को कि काम शुरू होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अभी वेट करो थोड़ा सा, 3-4 दिनों बाद यहाँ पर ये नया अपडेट आने वाला है रिगार्डिंग आईमैक कॉरिडोर। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल हमने एक साथ कंपाइल करके डिस्कस किए, क्या चल रहा है पूरा मामला और कैसे यहाँ पर इंडिया के ऊपर में इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन अचानक से भी नहीं लगाई जा सकती है। नाउ अब दोस्तों एग्जामिनेशन में ना आप लोगों से आईमैक कॉरिडोर को लेकर प्रश्न बन सकता है, तो प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक प्रश्न बना नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, पूछा जा सकता है। 2023 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, G20 समिट जब हुआ था भारत के अंदर में। तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको बोलते हैं। ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। मल्टी मोडल मतलब इसमें समुद्र का रास्ता भी है, रेलवेज़ का रास्ता भी है, फिर समुद्र का रास्ता भी है, फिर रोड की कनेक्टिविटी भी है। ये सारे रास्ते इसमें जुड़ेंगे। मल्टी मॉडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें समुद्र का एक्सेस है, रेल रोड है, एनर्जी, ये सब चीज़ों पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो आईमैक कॉरिडोर के 2 मेन कॉरिडोर हैं। आईमैक कॉरिडोर में एक बनेगा ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा बनेगा दोस्तों नदर्न कॉरिडोर। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब ये ईस्ट कॉरिडोर और नदर्न कॉरिडोर कैसे बनने वाले हैं सुनिए। जो ईस्ट कॉरिडोर होगा ये भारत के इंडियन पोर्ट्स को जोड़ेगा अरेबियन गल्फ के साथ में, ठीक है। यानी अरेबियन गल्फ की जब हम बात करते हैं तो यूएई सऊदी अरेबिया को भारत के साथ जोड़ने का काम करेगा ईस्ट कॉरिडोर। फिर जो नॉर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा ये मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने की काम करेगा। तो इस तरीके से 2 भाग में बंटकर ये कॉरिडोर बनने वाला है। इस कॉरिडोर में पटरियां बिछाई जाएंगी, रेलवे की लाइन बिछाई जाएगी, बड़ा रोड नेटवर्क बनाया जाएगा,
पोर्ट्स बनाए जाने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी केबल बिछाई जाएंगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाया जाएगा और हाई स्पीड इंटरनेट डेटा केबल भी आपस में बिछाया जाएगा ताकि एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी को बना सकें। ये कनेक्टिविटी दिखेगी कैसे? नाउ ये रहा आपके सामने फोटो, ये क्लियरली आपको बताएगा कि हाँ कैसी कनेक्टिविटी दिखेगी। तो हम किन किन 3 रीजन को जोड़ने वाले हैं? इंडिया को जोड़ेंगे, मिडिल ईस्ट की जब हम लोग बात करते हैं दिस इज मिडिल ईस्ट, एंड इधर यहाँ पर ये है पूरा यूरोप, यूरोप को जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? सर आप कह रहे थे समुद्र का रास्ता, रेल का रास्ता, वो कौन सा रास्ता है? हाँ बिल्कुल, जब भारत से हमें सीधा अरेबियन पेनिनसुला में जुड़ना है तो समुद्र के रास्ते जुड़ेंगे। भारत के जहाज़ जो हैं या बंदरगाह जो है, मुंबई का बंदरगाह, इसको यूएई के बंदरगाह जबल अली पोर्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से मान लो हमें इंडिया से कोई सामान यूरोप भेजना है तो वो सामान हम जहाज़ में लोड कर देंगे, वो जहाज़ पहुँचेगा यूएई के जबल अली पोर्ट में, वो वहाँ पे सामान को अनलोड करेगा, उस अनलोड करे हुए सामान को ट्रक में भरा जाएगा या फिर किसी गाड़ी में भरा जाएगा या ट्रेन में भरा जाएगा। और ट्रेन में भरने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम एक रेलवे रोड बिछाने वाले हैं, जो ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी दोस्तों वो यूएई को कनेक्ट करेंगी सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करेंगी जॉर्डन से, और जॉर्डन को कनेक्ट करेंगे इजराइल के साथ में। तो ऐसे यहाँ पर ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, तो सामान यहाँ पर पहुँचेगा जबल अली पोर्ट में और ट्रेन से सीधा सामान पहुँच जाएगा इजराइल में। और इधर यहाँ पर देखोगे ये रहा मेडिटेरेनियन सी, इजराइल का यहाँ पर ये जो पोर्ट है इसका नाम है हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट पे सामान वापस से अनलोड हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ये भेजा जाएगा। तो ग्रीस यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिलेगा यूरोप का, ग्रीस का पोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट है पायरियस पोर्ट, वहाँ पे सामान पहुँच जाएगा और वो सामान फिर सीधा यहाँ पे पूरे यूरोप में जा सकेगा, ऊपर पूरे यूरोप आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही कॉरिडोर है जिसको हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का यहाँ पे नाम दिया है। आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर में प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। अब आगे क्या याद रखना है? ये फोटो हो गया क्लियर। अब याद रखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस कॉरिडोर में कौन कौन से देश हैं जो एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इसका हिस्सा हैं। तो ये सारे देशों की लिस्ट हो गई। इसमें इंडिया है, यूएस है, हाँ यूएस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यूएसए क्योंकि इसको सपोर्ट करता है, क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि इसके चाइना को ओवरटेक करना है इसलिए। ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूरोप यूनियन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। ठीक है, इजराइल भी यहाँ पर इसका हिस्सा है वैसे अगर आप लोग देखोगे तो, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो आईमेक कॉरिडोर है इसके कौन कौन से की पोर्ट्स हैं जिसको हमें डेवलप करना है। अभी कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इजराइल को पार्टिसिपेट करवाया जाए ना करवाया जाए, इस पर भी प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जैसे इजराइल ने यहाँ पर किया है, आज के समय पर गाज़ा पट्टी में बॉम्बार्डिंग की है, उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये डिमांड कर रहे हैं कि हम कुछ नया ऑल्टरनेटिव खोज लें, इजराइल को इसका हिस्सा ना बनाएं। ठीक है, वो भी देखा जाएगा कि ऑल्टरनेटिव खोजा जाएगा या नहीं खोजा जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होने वाले हैं, यानी ये जो देश पार्टिसिपेट करेंगे इन देशों का वो कौन कौन सा बंदरगाह है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आईमेक कॉरिडोर में। सबसे पहले इंडिया का बंदरगाह देखोगे तो इंडिया का मुंद्रा पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया मुंबई का। ठीक है, मिडिल ईस्ट के जब हम पोर्ट की बात करेंगे तो जो यूएई है, यूएई का यहाँ पर फुजिराहा पोर्ट हो गया, जबल अली हो गया, अबू धाबी हो गया। सऊदी अरेबिया में यहाँ पर आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इजराइल का हाइफा पोर्ट कनेक्ट किया जाएगा, यूरोप में ग्रीस का पायरस पोर्ट हो गया, इटली का मैसीना पोर्ट, फ्रांस का मर्सील पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स आपस में जोड़े जाएंगे इस आईमेक कॉरिडोर के अंदर में। अब आईमेक कॉरिडोर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट पॉइंट है, फटाफट इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपका एक पेज के अंदर में सिमट रहा है पूरा आईमेक कॉरिडोर का डेटा। तो जब हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन उद्देश्य की बात करते हैं, पहला उद्देश्य है इन सब देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना, भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में व्यापार को लेकर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, है ना। और इससे ट्रेड कॉस्ट भी कम हो जाएगा, मतलब पैसा कम लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो व्यापार होता है वो स्विस कैनाल के जरिए होता है। सर ये कौन सी नई चीज़ आ गई स्विस कैनाल? स्विस कैनाल यहाँ पर आप देख पाओगे इजिप्ट के बगल में है स्विस कैनाल। तो अभी जो हमें व्यापार करना होता है यूरोप से, तो इस तरीके से जहाज़ जाता है। यहाँ पे येमन से भी खतरा रहता है, येमन हमारे जहाज़ों को अटैक करता है, हूदी रेबल्स जो हैं। फिर वो जहाज़ रेड सी में एंटर करता है, स्विस कैनाल से पास होता है, स्विस कैनाल में एक हैवी फीस पे करनी पड़ती है, फिर जाके वो यूरोप में जाता है, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आईमेक कॉरिडोर का वो यही है कि भैया हम एक खुद का कॉरिडोर तैयार कर लें जिससे कॉस्ट कम लगेगा और ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर होगा, क्योंकि स्विस कैनाल वाला रास्ता केवल जहाज़ जाएगा और आपको पता है पानी में जहाज़ बहुत धीरे धीरे चलता है, समय ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर एक रेलवे का रास्ता भी है तो कनेक्टिविटी जल्दी हो जाएगी, आपस में बहुत सारे देश आप इंटीग्रेट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे, और जब जुड़ पाएंगे तो बहुत सारी नौकरियाँ जनरेट होंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, क्योंकि इन सब देशों के बीच में व्यापार हो पाएगा। इसमें कोई एक देश दो देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन है, मिडिल ईस्ट है एंड इंडिया है।
ठीक है, इस सब से होगा क्या? इन सब से जो एनर्जी है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, वो बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, हाइड्रोजन के मामले में, क्योंकि हाइड्रोजन पाइपलाइन भी इसका एक बड़ा रोल है, हाइड्रोजन पाइपलाइन बनाई जाएगी, इंटरनेट केबल बिछाया जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजन कनेक्टिविटी रहेगी आपस में, समझ गए? जिससे जो प्रदूषण वगैरह है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये आईमेक कॉरिडोर का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका लास्ट पॉइंट और है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा जो मेन पर्पस है वो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देना। ठीक है, चाइना ने भी ऐसा इनिशिएटिव बना रखा है जहां पर वो चारों जगह से अलग अलग देशों को जोड़ने की बात करता है। हमने ये बना दिया आईमेक। आईमेक जो पाकिस्तान को भी बाईपास कर देगा, पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, इसका हिस्सा है नहीं। ठीक है, ये सीधा यहाँ पर हम लोग यूरोप के साथ में जुड़ रहे हैं। इंडिया की जो लैंड कनेक्टिविटी का जो इशू है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि लैंड कनेक्टिविटी अगर हमें करनी है तो दूसरा पाकिस्तान के रास्ते गुजरेगी। अब पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं नहीं, तो मत करो, कोई बात नहीं। हमारे पास में दूसरा रास्ता आईमेक कॉरिडोर है। अब आईमेक कॉरिडोर के ज़रिए हम पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में अलग से अपना कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है या जो कनेक्टिविटी है वो बना पाएंगे। पाकिस्तान को बाईपास कर दिया गया है यहाँ पर, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, समझ गए? अच्छा, भी एक दो पॉइंट और है, उसको भी सुनिए। इससे क्या होगा? इस आईमेक कॉरिडोर से जो रिलेशंस हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, यूएस, सबके रिलेशंस इंप्रूव होंगे, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा। और भविष्य में यहाँ पर अगर कोशिश हुई तो हम इस, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है वो ऐसे तो गुजर रहा है, ये कॉरिडोर ऐसे ही तो जा रहा है यहाँ पर, तो अगर कोशिश हुई तो इस कॉरिडोर को सीधा हम अफ्रीका के साथ में भी जोड़ देंगे, यानी अफ्रीका की कंट्रीज़ को भी शामिल कर लेंगे, तो ये कॉरिडोर और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। नाउ अब आता है यहाँ पर एक और क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन नंबर डालो और इसका आंसर आपने लिखना है। ठीक है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन बात करता है कि बताओ विद रेफरेंस टू आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट एक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के रेफरेंस में आपके पास में ये 4 स्टेटमेंट्स है, बताना है चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे यहाँ पर ये पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला स्टेटमेंट कहता है इस कॉरिडोर में कुछ प्रोविजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केबल की कनेक्टिविटी, हाइड्रोजन पाइपलाइन की कनेक्टिविटी और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होने वाला है इस कॉरिडोर में। जिसने पढ़ा है वो जवाब दे पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो कहेगा यार इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो आईमेक कॉरिडोर है ये इंडिया को यूरोप के साथ जोड़ेगा। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए, और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जितने भी कंट्रीज़ आईमेक कॉरिडोर में हैं, ये आईमेक कॉरिडोर G20 का भी हिस्सा हैं। G20 के मेंबर्स को याद रखने की ट्रिक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? चौथा स्टेटमेंट कहता है जो आईमेक कॉरिडोर है इसका मेन पर्पज़ है सप्लीमेंट करना, सपोर्ट करना। जो स्वेज कैनाल है दोस्तों, स्वेज कैनाल को रिप्लेस करने की बात नहीं हो रही कि पूरा रिप्लेस ही कर देंगे, नहीं नहीं। ठीक है, हम लोग बस खाली स्वेज कैनाल के अलावा एक रास्ता बनाना चाहते हैं, आईमेक कॉरिडोर। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 4 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 4 ओनली। बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर लिख दो। G20 कंट्रीज़ के बारे में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ तो पता होना ज़रूरी है। ये रहा आपका अगला न्यूज़ आर्टिकल। दिस इज़ आर एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल ऑफ द डे। क्या हो गया पेन को, ये पता नहीं कैसे चल रहा है, कोई बात नहीं, जो भी है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एडिटोरियल है आज का, और ये जो एडिटोरियल है बहुत ज़्यादा काम का है। तो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, व्हाट हैज़ बीन मिस्ड इन इंडियाज़ डिजिटल सॉवरेनिटी। तो ये यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। इस डिस्कशन में मैंने आपको बता देता हूँ पहले, इंडिया यूके के बीच में, आपको पता है भारत और यूके के बीच में रिसेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम क्या है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, यानी सेटा। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। पीएम मोदी गए थे यूके, तब ये एग्रीमेंट किया गया। इस एग्रीमेंट के जरिए क्या हुआ है, इंडिया यूके ने अपने एक दूसरे के मार्केट्स को ओपन किया है। भारत और अमेरिका जो एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, उस व्यापार में छूट दी है, टैक्सेस माफ़ कर दिए गए हैं, जैसे व्यापार सस्ता हो जाएगा। भारत का सामान यूके में सस्ता बिकेगा, यूके का सामान भारत में सस्ता बिकेगा, जिससे व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, दोनों की इकॉनमी बूस्ट होगी, ट्रेड में कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है ताकि ट्रेड को थोड़ा ओपन किया जाए, फ्री किया जाए, समझ गए। लेकिन राइटर यहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हैं दोनों मिलकर कि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो सही, लेकिन इंडिया अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी को मिस कर गया है, अपनी डिजिटल संप्रभुता को मिस कर गया है, तो जो हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अब यहाँ पर इंडिया के डेटा के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है आने वाले समय पर दूसरे कंट्रीज़, और दूसरे कंट्री भी भारत से फिर इसी प्रकार के एग्रीमेंट की मांग करेंगे। तो मैटर क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो आने वाले समय पर किसी दूसरे देशों के साथ में, तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। वो यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं।
तो ये रहा यहाँ पर पूरा एडिटोरियल जो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली लगा रखा है। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वो ये है कि इंडिया ने हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ में, आपको पता है जो मैंने बताया। इस एग्रीमेंट का नाम है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पज़ यही है, एक दूसरे के देश के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाएंगी, टैक्सेस में छूट मिलेगी, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता उठकर आती है वो है दोस्तों भारत की डिजिटल सॉवरेटी को लेकर। इंडिया ने अपनी डिजिटल सॉवरेटी का बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखा है, वो एग्जैक्टली इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। अब पहला प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आप लोगों से, क्योंकि एडिटोरियल ज़्यादातर हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो प्रश्न बन सकता है डिजिटल सॉवरेटी के बारे में कि एग्जैक्टली जो ये डिजिटल सॉवरेटी है वो है क्या, है ना। तो पहले ये मतलब समझिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें चर्चाओं में रहने वाली हैं। डिजिटल सॉवरेटी मतलब होता है एक देश की क्षमता कि वो अपने देश के डेटा को, अपने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद से हैंडल कर सके, है ना, खुद से हैंडल कर सके। तो एग्जैक्टली अगर आप लोग देखोगे हम ये चाहते हैं, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। हमने ये कहा है शुरू से कि जो भी डेटा, जो भी कंपनी आ रही है भारत में, ठीक है, लेकिन भारतीयों का जो डेटा यूज़ करेगी वो डेटा यहाँ से निकाल कर लेकर नहीं जाएगी अपने देश में। हमारे देश के अंदर ही डेटा को रखना है। हम अपने देश के नागरिकों के डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देना चाहते। इसको बोलते हैं डेटा सॉवरेटी, है ना। तो डेटा सॉवरेटी मतलब आप समझ गए ना, एक देश की वो क्षमता जब एक देश अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद से कंट्रोल करता हो, अपने देश के लोगों के, नागरिकों के डेटा को खुद से कंट्रोल करता हो, अपने देश की डिजिटल इकोनॉमी को कंट्रोल करता हो, डिजिटल पॉलिसीज़ उस देश की सरकार के हाथ में हो, ना कि किसी बाहर दूसरे कंट्रीज़ के हाथ में। ठीक है, तो सिंपल टर्म में अगर आप देखोगे, जैसे पॉलिटिकल सॉवरेटी होती है ना, पॉलिटिकल सॉवरेटी, वैसे ही डिजिटल सॉवरेटी होती है। अब ये पॉलिटिकल सॉवरेटी क्या होती है? पॉलिटिकल सॉवरेटी यहाँ पर इंश्योर करती है, मतलब एक देश क्या करता है, अपने लॉज खुद से बनाता है। पॉलिटिकल सॉवरेटी मतलब एक देश के पास में पूरी पावर है, खुद से कानून बनाएगा। वैसे यहाँ पर डिजिटल सॉवरेटी होती है कि खुद से अपने देश के डिजिटल डेटा, लोगों के डेटा को हैंडल करेगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों हमें करना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें अपने डिजिटल सॉवरेटी वाली अपॉर्चुनिटी, वो अवसर को खो दिया है। और यूके को ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिससे आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय पर इंडिया के डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो आर्टिकल में वो आर्ग्यू किया जा रहा है। अब आइए मैं आपको इसमें थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ कि समस्याएं क्या हैं एग्जैक्टली। जो इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसमें राइटर कहते हैं पहली समस्या है सोर्स कोड डिस्क्लोजर प्रोहिबिशन। सोर्स कोड डिस्क्लोजर प्रोहिबिशन ये क्या है सर? देखो, इंडिया ने अग्री ये कर दिया है, इंडिया ने ये बोला है कि यूके की कंपनीज आएंगी भारत में, ठीक है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही तो है, भारतीय कंपनीज यूके में जाएंगी काम करने, यूके की कंपनीज इंडिया में। अब यूके की कंपनीज जब भारत में आएंगी तो वो इंडियन का डेटा यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें मान गए हैं कि वो जो डेटा है दोस्तों, वो मतलब यूके की कंपनीज पे हमें नज़र तो बना के रखनी पड़ेगी ना, कि वो हमारे डेटा के साथ करती क्या है। तो यूके की कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए, विदेश की कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हमें सोर्स कोड डिस्क्लोजर लेना पड़ता है। सोर्स कोड डिस्क्लोजर यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से वो जो कंपनी है, कंपनी के सारे जो सोर्स कोड मतलब होता है उसका सॉफ्टवेयर, उस कंपनी का जो मेन सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में होगा, या हम उस कंपनी के अंदर में मॉनिटरिंग कर पा रहे होंगे कि स्पेशली वो हमारे डेटा के साथ कर क्या रहा है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अलाउ किया है भैया उस कंपनी को आकर काम करने के लिए, तो कम से कम इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी भी लेगी ना। और वो कंपनी यहाँ पर जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का मेन कोर, तो वो ज़रूरी होता है सिक्योरिटी रिस्क को चेक करने के लिए। तो हम कंपनीज पे नज़र बना के रख सकते हैं, वो कंपनी कहीं हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रही हैं, हमारे डेटा को इधर उधर तो पास तो नहीं कर रही हैं, हम इस पर निगरानी बना के रख सकते थे। लेकिन इंडिया ने इसमें अग्री नहीं किया। इंडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें डिमांड नहीं है, हम यहाँ पर नहीं चाहिए, यूज़ कर लो डेटा जैसे करना है, हमें मॉनिटरिंग नहीं करनी। तो इंडिया ने पहला स्टेप यहाँ पर ये गलत कर दिया, राइटर का ये कहना है। जबकि पहले हम इसी मुद्दे को WTO में उठा चुके हैं। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये कह चुका है कि आज के समय पर हर एक देश के पास में हक होना चाहिए, उसके पास में किसी भी कंपनी का सोर्स कोड होना ज़रूरी है। जो भी बाहर से कोई कंपनी जैसे हमारे देश में आके काम कर रही है, तो उस कंपनी का सोर्स कोड हमारे पास में होना ज़रूरी है, ताकि हम मॉनिटरिंग कर सके कि हमारे डेटा का कर क्या रही है वो। ये बात इंडिया पहले उठाता था और आज इंडिया ने खुद ही अपने ऊपर लागू नहीं करी, जिससे यहाँ पर यूके की जो कंपनीज़ हैं, हो सकता है यहाँ पर इंडिया के डेटा के साथ में मिसमैनेजमेंट कर जाएं।
इवन अमेरिका भी यहाँ पर दोस्तों एक समय पर इस पे रोक को प्रमोट करता था, बट अमेरिका भी आज के समय पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है। वो भी कहता है कि नहीं भैया, हमें चाहिए, कंपनीज़ पे हम मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरी समस्या जो यहाँ पर हुई है, राइटर कहती हैं, वो है ओपन गवर्नमेंट डेटा एक्सेस। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में भारत ने खुला एग्री कर दिया है कि भाई यहाँ पर इंडिया का जो एक्सेस है वो यूके की कंपनीज को मिल जाएगा। ठीक है, जो डेटा है किसी भी, देखो डेटा को हम बोलते हैं ना, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, एक तेल की तरह है आज के समय पर, भंडार की तरह है। तो डेटा यहाँ पर एक एसेट है और सरकार यहाँ पर उसी डेटा का इस्तेमाल करके एआई मॉडल को तैयार करती है। इकोनॉमिक एनालिटिक्स, मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है उसी डेटा का इस्तेमाल करके, और वो डेटा आज हम अपनी अलग अलग विदेशी कंपनियों के साथ शेयर करेंगे। और जब शेयर तो करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, अपने देश के डेटा को यहाँ पर वो छेड़छाड़ कर सकते हैं और हम उसको मॉनिटर भी नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम है, समझ गए। दूसरी तरफ इंडिया बात करता है एआई और डिजिटल पावर बनने की, तो हमें अपना डेटा को अपने पास में सिक्योर रखना चाहिए था, इस प्रकार का एग्रीमेंट करना था। तीसरा प्रॉब्लम राइटर यहाँ पर यह बताती हैं, वो है फ्री फ्लो ऑफ डेटा एंड डेटा लोकलाइजेशन रिस्क। भाई इंडिया लगातार सपोर्ट करता हुआ आया है डेटा लोकलाइजेशन को, जो मैंने आपको पढ़ाया। आइडिया यह है कि भारतीय नागरिकों का डेटा इंडिया में ही प्रोसेस हो, भारत में ही रहे। इस चीज़ को हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन अब हमने डेटा को फ्री फ्लो कर दिया भाई। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो डेटा है वो यूके की कंपनीज एक्सेस कर पाएंगी, और इंडिया अग्री कर चुका है इन सब चीज़ों में। तो अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, ये एक समस्या है। हम फ्यूचर में कैसे लिमिटेशंस लगाएंगे इसके ऊपर में, क्योंकि एग्रीमेंट तो हमने किया नहीं। तो आगे भविष्य के लिए यहाँ पर ये मैटर करता है, भारत के भविष्य के लिए मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस का डेटा है। तो हमें अपने देश के अंदर में इस तरीके के डिजिटल लॉज को लागू करना ज़रूरी है, जैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ लागू करती हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर नरम नहीं होना है, क्योंकि हमारे डेटा की बात हो रही है और इसमें नेशनल डेटा की बात हो रही है। इंडिया का पॉपुलेशन सबसे बड़ा है, एक मैसिव डेटा जनरेट होता है, और उसी डेटा के आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्री टेक, ये सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जाती हैं। तो अगर बाहर के विदेश की कंपनी को हम अपना डेटा यूज़ करने देंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, ये राइटर का कहना है। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या आएगी, वो है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब वो कंपनीज अपना इस्तेमाल कर रही हैं, डेटा हमारा इस्तेमाल कर रही हैं, और सरकार का कोई कंट्रोल है नहीं। एक फेलियर हो सकता है। इसको तो हम डिजिटल कॉलोनिज्म कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और टर्म, शानदार सा टर्म आप लोगों से बन सकता है कि बताओ डिजिटल कॉलोनिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म क्या हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने आके भारत पे राज किया, वो कॉलोनिज्म है। अब ये डिजिटल कॉलोनिज्म एक तरीके से ये हो रहा है कि भाई इंडिया अपने डेटा को रिस्क में डाल रहा है ना। अपनी डिजिटल इकॉनमी बनने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंपनीज़ को अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। और डेटा शेयर चलो किया, ठीक है, करते हैं कंपनीज़, लेकिन उसको रेगुलेट, मॉनिटरिंग करना चाहिए था। मॉनिटरिंग आप नहीं कर रहे, तो फिर इससे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, जो पहले हुआ है ना। तो डेटा के आधार पे कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल यूके की कंपनीज़ का हो सकता है। यूके की कंपनीज़ हमारे डेटा को जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये है प्रॉब्लम। एट द लास्ट यहाँ पे राइटर ने कहोगे हाँ दिक्कत तो है, तो इन्होंने लास्ट में सोल्यूशन शेयर करे हैं, कुछ उपाय शेयर करे हैं। वो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन ये कहते हैं कि हमें एक डिजिटल सॉवरिटी पॉलिसी बनानी होगी। इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा विस्तार वाली, डिटेल्ड वाला डिजिटल इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता है। एक ऐसी पॉलिसी जो भारत में डेटा गवर्नेंस पे ध्यान दे, एक ऐसा नीति हो जो हम अपने खुद के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम करें, हमारी डिजिटल ट्रेड को लेकर खुद की रणनीति हो। हमें ऐसे डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी की आवश्यकता है। दूसरा सोल्यूशन राइटर ने दिया है, वो है एक्सपर्ट ड्रिवन निगोशिएशन टीम्स। जब भी आप इस प्रकार का कोई ट्रेड एग्रीमेंट करने जाओ या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जाओ, तो उस दौरान आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को भी शामिल करना ज़रूरी है। ये हमारे भविष्य के लिए सीख हो गई। किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दें तो इन एक्सपर्ट्स को लेकर जाना ज़रूरी है, ताकि वो अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकें, है ना, ट्रेड के मामले में, सॉरी, या फिर आप कह सकते हैं डेटा के मामले में वो अच्छी राय दे सकें। समझ रहे हैं? तो ये जो डिजिटल इश्यूज़ हैं दोस्तों, ये कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जिसको डील करना ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया कि डेटा को लेकर जब ये पूरा आर्टिकल लिखोगे ना, मान लो यहाँ से कोई मेंस का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, मैं अभी आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर, उसको अटेम्प्ट करना, तो उसमें आप कुछ कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। और मेंस में जितने अच्छे कोट आप यूज़ करेंगे अपने आंसर्स को स्टार्ट करने में, एंड करने में, उतना ज़्यादा बेहतर आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग कोट की बात करते हैं तो एक कोट ये है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, इंडियाज़ डिजिटल सॉवरिटी इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखोगे, टेक्नोलॉजी विदाउट ऑटोनॉमी इज़ अ डिजिटल कॉलोनाइजेशन।
ये आप लिख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर से कोट हैं, इनका यूज़ कीजिएगा प्लीज़, इसको अपने पास में स्टोर करके रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करिएगा। ये रहा आपका मेंस का प्रश्न। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और अच्छे से रीड करिए और अपना उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है अभी जस्ट बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है पहले ये सुनिए। व्हाट इज डिजिटल सॉवरेटी? ये डिजिटल संप्रभुता है क्या? और डिस्कस करना है हाउ ट्रेड एग्रीमेंट्स कैन इम्पैक्ट इंडियाज एबिलिटी टू रेगुलेट इट्स डिजिटल इकॉनमी। कैसे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ये भारत की जो क्षमता है डिजिटल इकॉनमी को कंट्रोल करने में वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है, ये आपको बताना है। 250 शब्दों में लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी पूरा आंसर पढ़ा चुका हूँ, पूरा आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ, उसी के आधार पर आपने ये एनालिसिस करना है। ठीक है, हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया आसान आंसर लिख सकें। तो डिजिटल संप्रभुता क्या है? चर्चा करें कि व्यापार समझौते अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को विनियमित करने की भारत की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यह आपने समझाना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। दूसरा जो हमारा एडिटोरियल है वो मैंग्रोव्स के बारे में बात करता है। मैंने बस खाली इस पीडीएफ में लगा दिया है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, तो मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे आर्टिकल्स पे आप फिर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे बिना बात के। तो मैंग्रोव्स के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, बस खाली मैंने पीडीएफ में ये लगा दिया है ताकि आपको पीडीएफ मिले तो आप अलग से पढ़ सकें। अगर मान लो सर हम लोग नए जुड़े हैं, है ना, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स रोजाना नहीं जुड़ते हैं, वो क्या करें, वो कहाँ से पढ़ें इस आर्टिकल को? तो उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों आप लोग 26 जुलाई के वीडियो को ओपन कीजिएगा। 26 जुलाई के वीडियो में मैंने ये मैंग्रोव्स के बारे में पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। उस दिन भी एक एडिटोरियल ही आया था। जब सेम आर्टिकल पे एडिटोरियल रिपीट होते रहेंगे क्योंकि एक आर्टिकल पे 100, एक टॉपिक पे 100 आर्टिकल्स लेके जाते हैं। 100 के 100 आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, वो बेवकूफ़ी होगी। आप बेवकूफ़ नहीं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। ठीक है, तो वही बात मैंग्रोव्स पे बार बार आ रही है। तो मैं कंप्लीट डिस्कशन 26 जुलाई को कर चुका हूँ। प्लीज़ 26 जुलाई के वीडियो को विजिट करना, मैंग्रोव्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ मेंशन कर ही दिया है मैंने। उस दिन भी जो सेम एडिटोरियल डिस्कस किया था, नोट्स दिए थे, वही नोट्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। दैट्स इट। ठीक है, सेशन दोस्तों यहाँ पर हो जाता है आज का भी समाप्त। और आज के न्यूज़पेपर में जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स थे वो सब हमने कर दिए हैं ख़त्म। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।